आज हम डिस्कस करेंगे गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड में आपको जो भी इक्वेशंस गिवन होंगी, ठीक है, पहले हम उनको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में रिड्यूस करेंगे जैसे गॉस एलिमिनेशन में किया था। फिर उसके बाद हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करनी होती है, जैसे हमने गॉस एलिमिनेशन में रिड्यूस किया था अपर ट्रायंगुलर फॉर्म, बट यहाँ हम करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 0 0 0 हो। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ई ऑपरेशंस। ई ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करनी है ये हम आगे एग्जांपल्स की हेल्प के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि आपने क्या करना है। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो भी गिवन होगा आपने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखनी है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखने के बाद ई ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं और चेक करना है, ठीक है, कि हमने कौन सा फॉर्मूला फॉलो करना है ई ऑपरेशंस के साथ। ठीक है, तो जैसे गॉस जॉर्डन में हमने क्या बनानी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको माइंड में रखते हुए हमने ई ऑपरेशंस फॉलो करने हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के बाद इक्वेशंस बना के डायरेक्टली एक्स वाई जेड की वैल्यू, अननोन की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, तो अब हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास, आपको पेपर में गिवन होगा कि आपने कौन सा मेथड लगाना है, एलिमिनेशन, जॉर्डन। ठीक है, आपको स्टेटमेंट में गिवन होगा एग्जाम में। तो जैसे यहाँ पे वो कह रहा है सॉल्व द इक्वेशंस आपको गिवन है 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 10। ठीक है, उसके बाद है 3x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 18 एंड थर्ड इक्वेशन आपको गिवन है x प्लस 4y प्लस 9z इक्वल टू 16 बाय गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड के साथ इन तीनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। इसका सॉल्यूशन है, सबसे पहले हम लिखेंगे द गिवन इक्वेशंस आर। जो भी इक्वेशंस गिवन है हम वो लिख देंगे। 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10, इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर लेंगे। देन 3x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 18, ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन। x प्लस 4y प्लस 9z इक्वल टू 16, ये है आपकी थर्ड इक्वेशन। अब जैसे हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड में किया था इसमें भी सेम करेंगे स्टार्टिंग। ठीक है, पहले हम लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म इक्वेशंस आर मैट्रिक्स फॉर्म में जो भी गिवन इक्वेशंस हैं तो मैट्रिक्स फॉर्म में उसको हम रिड्यूस कर देंगे। तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये 2 1 1, यहाँ आएगा x, यहाँ आएगा 10।
एक्स फर्स्ट रो के वेरिएबल्स के कॉफिशिएंट हमने यहाँ पे लिख दिए, यहाँ x और यहाँ 10। यहाँ आपको पता है हम वेरिएबल्स लिखते हैं x y z। यहाँ राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स 10 18 16। यहाँ हम लिखेंगे सेकंड रो के कॉफिशिएंट, यहाँ हम लिखेंगे थर्ड रो के कॉफिशिएंट। तो ये बन जाएगा 3 2 3 1 4 9। दैट इज, इसको हम A मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको हम X बोलते हैं, इसको हम B बोलते हैं। तो ये बन जाएगा AX इक्वल्स टू B। चाहे आप गॉस एलिमिनेशन का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो या फिर गॉस जॉर्डन का, आपने फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ट्राई करना है कि 1 बन जाए, सिर्फ इसलिए ताकि कैलकुलेशंस इजी हो जाए। ठीक है, जो फर्स्ट रो है उसका फर्स्ट एलिमेंट आपने 1 रख के चलना होता है। कभी भी आपने कॉलम ऑपरेशन अप्लाई नहीं करने होते, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 3 रोज होती हैं। अब ठीक है, जब हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे यहाँ 3 रोज हैं और एक ही कॉलम है। ठीक है, तो इसलिए हमने कॉलम ऑपरेशन अवॉइड करने होते हैं, नहीं अप्लाई करने। यहाँ आपने गॉस एलिमिनेशन मेथड को डिस्कस करना है या फिर अगर गॉस जॉर्डन को मेथड करना है, जो भी आपको मेंशन हो। ठीक है, हमेशा क्या करना है, रो ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आपने 1 बनाना है, उसके लिए आप रो को रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हो अगर आपको 1 किसी और रो में नजर आ रहा है तो, या फिर आप रोज को आपस में प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड आपको पता है हमने लास्ट ऑप्शन रखनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अगर 1 नजर आ रहा है, यहाँ पे ये देखो, ठीक है, यहाँ पे मेरे को 1 नजर आ रहा है। ठीक है, तो अगर 1 नजर आ रहा है लास्ट रो में, तो हम R1 और R3 को इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऑपरेटिंग R1 3। ठीक है, तो आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे हमने इक्विवेलेंट का साइन डालना होता है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, R3 जो है उसको हम फर्स्ट में लेके आएंगे, 1 4 9 और 16। सेकेंड रो एज इट इज 3 2 3 और 18। फर्स्ट रो जो है वो आपकी थर्ड बन जाएगी, फर्स्ट वाली जो रो है आपकी थर्ड बन जाएगी, 2 1 1 और 10। सेकेंड रो एज इट इज ही रही है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हम करते हैं, नेक्स्ट स्टेप होता है इसको 0 बनाना, इसको 0 बनाना, इसको 0 बनाना और इसको 0 बनाना। तो हम लिखेंगे ऑपरेटिंग R2 को चेंज करेंगे, R1 को हम फिक्स रखते होते हैं, R2 माइनस 3R1। R3 को चेंज करेंगे, R3 माइनस 2R1। ठीक है, ये ऑपरेशन करेंगे हम। आपने सिर्फ पहले कॉलम पर कंसंट्रेट करना है। ठीक है, सबसे पहले किस पे कंसंट्रेट करना है, फर्स्ट कॉलम पर। जो रेस्ट है वो अभी आपने नहीं देखने। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉलम देखना है कि पहला एलिमेंट 1 बना लो और बाकी के 0 बना लो। ठीक है, 0 कैसे बना सकते हो, उसके बेस पर ही आपने डिस्कस करना है कि आप कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करोगे, कौन सा ई ऑपरेशन। आप ऑपरेट करके देखें क्या बनता है आपके पास ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपके पास निकल आएगा सॉल्व करके। R1 तो फिक्स्ड है हमारे पास, उसको अभी हम नहीं कुछ करेंगे। R2 चेंज हो गया है, R3 के एलिमेंट्स को इसमें हमने क्या किया है, R1 के एलिमेंट्स को -3 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर दिया, या R1 के एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करके R2 में से माइनस करेंगे, और ये बन जाएगा 0 -10 -24 और यहाँ पे आ जाएगा -30। फिर हम R3 के एलिमेंट को R1 के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके R3 में से माइनस कर देंगे, तो सॉल्व करके आ जाएगा 0 -7 -17 -22।
ठीक है, तो बड़े आराम से आपने ये कर लेना है, माइनस प्लस साथ में सोच कर चलना है, ठीक है, और सोच के करते हुए यहाँ पे साथ साथ लिख देना है, ठीक है। ये भी नहीं कि जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि आपने लास्ट में ही जाके चेक करने हैं आंसर, आप पहले भी चेक कर सकते हैं कि कहीं सिंप्लीफिकेशन में माइनस प्लस की गलती तो नहीं हुई है, ठीक है। तो पहले कॉलम की जो रिक्वायरमेंट थी आइडेंटिटी में 1 0 0 आने की, वो तो आ गई। अब आपकी रिक्वायरमेंट है गॉस जॉर्डन में सेकंड रो सेकंड कॉलम एलिमेंट A22 जो है वो 1 होना चाहिए, बिकॉज आइडेंटिटी एलिमेंट में डायगोनल 1 होते हैं और नॉन डायगोनल 0 होते हैं। तो अब ये वाला जो एलिमेंट है ये हमने क्या सोचना है कि अगर किसी तरीके से ये 1 बन जाए, ठीक है, तो 1 बनाकर करेंगे तो गलती नहीं होगी। अब आपने देखना है कि 10 और 7 के बीच में रो 1 को नहीं देखना, रो 1 को देखोगे तो मिस्टेक हो जाएगी। आपने जो कॉलम 1 में 0 बनाई है, अब नेक्स्ट आप इनको नॉन जीरो नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स कई बार ये मिस्टेक कर जाते हैं कि जब वो नेक्स्ट ऑपरेशन करने के लिए सोचते हैं, ठीक है ना, तो वो इनको इनको हमने भूलना नहीं होता कि इनको हमने 0 0 बनाया था, इनको हमने नॉन जीरो नहीं करना। यहाँ पर 0 कंपल्सरी है अगर आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है तो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कई बार क्या करते हैं, रो 1 पर दोबारा ऑपरेट कर देते हैं A22 को 1 बनाने के लिए, ठीक है। तो आप रो 1 के साथ एडजस्टमेंट अब नहीं करेंगे, क्योंकि अगर रो 1 के साथ एडजस्टमेंट करते हैं तो कॉलम 1 के जो एलिमेंट्स 0 बनाए थे वो नॉन जीरो टर्म बन जाएगी, तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर आपने रो 2 और रो 3 को ऐसे एडजस्ट करना है कि यहाँ पर 0 बन जाए, ठीक है। कैसे एडजस्ट करना है, ठीक है, कि यहाँ पर 0 बने, यहाँ 0 बने और यहाँ पे 1 बने आइडेंटिटी को सोचते हुए। मगर 10 और 7 के बीच में 10 और 7 के बीच में अगर आप देखो तो डिफरेंस कितने का है, 1 का तो है ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 3 का डिफरेंस है। अगर मैं 7 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, 7 इंटू 2 सपोज 14, तो 10 और 14 का डिफरेंस भी 2, 7 और 10 और 14 का डिफरेंस 4 होता है। अब कोई और एडजस्टमेंट देखते हैं, ठीक है। अगर कोई और एडजस्टमेंट होती है तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास एक तो है ही है कि 10 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो 1 बन जाएगा। ये तो लास्ट ऑप्शन है ही है हमारे पास, ठीक है। अगर तो एडजस्टमेंट होती है तो वो एडजस्टमेंट ये है कि मैं 10 और 7 को ऐड कर लूँ, मेरे पास क्या आएगा 3, मतलब इन दोनों को -10 और माइनस अगर ये करती हूँ, इनको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे अगर इनका डिफरेंस देखो 3 का है, ठीक है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, ठीक है, फिर 6 को 7 के साथ डिफरेंस 1 है, तो इतना लेंथी क्यों करना, ठीक है। क्योंकि अगर मैं फ्रैक्शन में मुझे नहीं जाना तो अगर मैं 10 के साथ इस पूरी इक्वेशन को, पूरी सेकंड रो को डिवाइड कर दूं, ठीक है, -10 के साथ, तो रो 2 में मेरे पास फ्रैक्शन में चली जाएगी। आपकी चॉइस होती है कि आपने कौन सा ई ऑपरेशन यूज करना है, ठीक है। अगर तो 10 से डिवाइड किया तो ये सारी चली जाएगी फ्रैक्शन में। नेक्स्ट क्या है आपके पास, यहाँ पे 24 भी है, ठीक है, उसके बाद 30 भी है, तो इन सबको 10 से डिवाइड करोगे सभी फ्रैक्शन में जाएंगे। तो चलो अगर मैं ये सोचती हूँ कि एक टर्म का रिस्क ले लेती हूँ तो कोई बात नहीं, एक टर्म फ्रैक्शन में आ जाएगी, क्योंकि जो मैं पहले प्रोसीजर बता रही थी आपको कि पहले आप डिफरेंस लोगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 7 से उसको सिंप्लीफाई 7 में उसको ऐड करोगे, तो आपको 2 स्टेप्स में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट आप 10 से डिवाइड भी कर सकते हो। तो अगर आप सोचते हो कि मुझे एक ही स्टेप में करना है तो कोई बात नहीं, तो फिर हम 10 से डिवाइड कर लेते हैं, अगर आपको 2 स्टेप्स में नहीं जाना। अगर आप वैसे कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं होगा। तो हमने कर दिया -1/10R2, मतलब सारी की सारी सेकंड रो को 10 से डिवाइड कर दिया। जैसे भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हो सकता है कोई स्टूडेंट कोई स्टेप फॉलो करे, दूसरा स्टूडेंट कोई स्टेप फॉलो करे,
मगर बट आपने एक बात याद रखनी है कि एंड में आंसर सबका सेम आना चाहिए। स्टेप्स कोई भी आप ऑपरेशन कोई भी अप्लाई कर सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है, बट आपका वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपकी चॉइस है, जैसे आपको इजी लगे, बट एंड में आपका आंसर सेम आना चाहिए। मेरे को ये ठीक लग रहा है तो मैं ये वाला फॉलो करती हूँ। इसको सिंप्लीफाई करती हूँ। मेरे पास क्या आएगा पहले, R1 एज इट इज़। R1 मेरी क्या आ जाएगी, 1, 4, 9 और 16। ठीक है, अब R2 को मैंने डिवाइड कर दिया -10 से, 0, 1, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 12/5, ये है 12/5, यहाँ पे आ जाएगा 3, 30/10, 3, R3 एज इट इज, 0, -7, -17 और -22। बस आपने कॉलम ऑपरेशन नहीं यूज करने, फाइनल आंसर सभी का सेम होना चाहिए। यही इन क्वेश्चंस में आपने माइंड में रखना है कि फाइनल आंसर सबका डिफरेंट नहीं होना चाहिए, वो सबका सेम होना चाहिए, चाहे आप कोई भी ऑपरेशन यूज करो। आप चाहे रो 1 से ऑपरेट करो, रो 2 से ऑपरेट करो, रो 3 से ऑपरेट करो, प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, इंटरचेंज करो, जैसे मर्जी करो, ये आप पर डिपेंड करेगा। ठीक है, मगर याद रखना फाइनल आंसर सबका सेम आना चाहिए, मगर स्टेप सभी के सेम नहीं हो सकते हैं। अब आप जो मैं स्टेप्स लगा रही हूँ आपको एग्जाम में तो ये याद नहीं रहेंगे, ठीक है, तो आप अपनी चॉइस के वहाँ पे जो भी आपको ठीक लगे कोई भी ऑपरेशन लगाओ, कॉलम ऑपरेशन नहीं अप्लाई करोगे, रो ऑपरेशन ही करोगे। ठीक है, जिस रो पर आप ऑपरेट कर रहे हो, जैसे यहाँ पर R2 पर मैंने ऑपरेट किया था, तो मैंने R2 के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, जो भी एडजस्टमेंट करनी है जिस रो के साथ मैं ऑपरेट कर रही हूँ, बस वो ध्यान में रखना है आपने। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया R2/10, तो R2 में चेंज आएगा, R1 एज इट इज रहेगी, R3 आपकी एज इट इज रहेगी, उनमें हमने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की है। आपने दो बातों को माइंड में रखना है, एक कि कॉलम ऑपरेशन यूज नहीं करने, सेकंड रो ऑपरेशन सही से अप्लाई करने हैं, कोई सिली मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, जो आपकी चॉइस हो आप कोई भी डिस्कस कर सकते हो, कोई भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने -10 के साथ डिवाइड किया। ठीक है, आप किसी और वे से भी इसको डिस्कस कर सकते हो और सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब 1 तो आ गया, अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है मेरी, यहाँ 0 हो जाए, यहाँ 0 हो जाए। ठीक है, तो R3 इसको 0 करने के लिए R2 को हम फिक्स रखेंगे, इसको अगर 7 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूँ तो ये मेरा 0 बन जाएगा। अब यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो अगर मैं इसको -4 से कर दूँ, -4 से करके इसमें ऐड करूँ तो यहाँ 0 आ जाएगा। अगर तो ऑपोजिट साइन है तो ऐड कर दो, अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, 0 बनाने की अब हम ऑपरेशन क्या लगाएंगे, अब मैं यूज करूंगी ऑपरेटिंग R3 में चेंज करना है, R3 + 7R2, फिर R1 में चेंज करना है, R1 - 4R2। ठीक है, तो मेरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या चेंज आएगा, 1, 0, इधर आ जाएगा आपके पास -3/5, यहाँ पे 4। सेकेंड रो क्या थी वो एज इट इज, 0, 1, 12/5 और 3। R3 चेंज हो जाएगी इस ऑपरेशन के बाद, 0, 0, 1/5 और -1। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ मुझे क्या चाहिए, 1, यहाँ 1/5 है, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ इस रो को तो ये मेरा 1 बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप मैं करूँगी ऑपरेटिंग फाइव इंटू R3, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन भी था, माइनस, तो -5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 बनाने के लिए, तो
इसको सिंप्लीफाई करके सिर्फ R3 में चेंज किया तो R1 R2 मेरे एज सच आएंगे 1 0 -3/5 और 4। यहाँ आ जाएगा फिर 0 1 12/5 और 3। अब R3 इसको -1 से किए 0 0 1 और यहाँ 5। ठीक है, यहाँ पर 1 बन गया जो आपकी रिक्वायरमेंट थी। अब लास्ट स्टेप अप्लाई करेंगे, यहाँ 0 चाहिए और यहाँ पे 0 चाहिए। उसके लिए हम कैसे इसको सोच सकते हैं, ऑपरेटिंग R1 चेंज करेंगे R1 प्लस ये ऑपोजिट है, इसको 3/5 से कर लेते हैं 3/5 ऑफ R2। R1 में ये चेंज करते हैं, R2 में क्या चेंज करते हैं, R2 में चेंज करते हैं R2 -12/5 ऑफ R3। यहाँ हमने R3 को फिक्स रखना है, यहाँ R3 है, यहाँ हमने R3 को फिक्स रखना है। इसको हमने क्या किया 3/5 से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को ऐड किया, ये 0 आ जाएगा। ये सेम साइन के हैं, इसको हमने 12/5 से मल्टीप्लाई किया, इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो ये भी 0 आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास क्या बन जाएगा 1 0 0 और 7 R2 0 1 0 और -9 फिर 0 0 1 और 5। तो ये x से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इसको हम डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालते हैं। देयरफॉर सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू 7, ये y होता है, y इक्वल्स टू -9 और ये z इक्वल टू 5। इसमें आपने इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी होती, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाता है। अब आपका काम है कि आपने आंसर के रिगार्डिंग चेक करना है कि जो हमने आंसर निकाला है वो ठीक है, या हो सकता है कहीं कोई सिली मिस्टेक के कारण आंसर गलत तो नहीं आ गया। तो उसके रिगार्डिंग आपने क्या करना है, जो सॉल्यूशन आया है इसको गिवन इक्वेशन में फिल करके देख लेना है। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन है वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर तो करता है तो आपका आंसर ठीक है, अगर नहीं कर रहा तो कहीं मिस्टेक है। तो आपने किसी 2 इक्वेशंस में पुट करके इसकी चेकिंग कर लेनी है, या 1 2 में कर लो या 1 3 में कर लो, और चेक करो कि जो सॉल्यूशन हमने फाइंड किया है वो सेटिस्फाई कर रहा है इन इक्वेशंस को। ठीक है, तो अगर तो कर रहा है तो फिर ये आपका फाइनल